Students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के बाद ये मेरा आज पहला दिन है जिसमें मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आज हम ऊष्मा इंजन तथा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के विषय में बात करेंगे, जो आपके सिलेबस का जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, और इसमें भी जो यूनिट 3 है उसके विषय में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, किस आधार पर किसी प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है और किसको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है, उसके विषय में बात करेंगे। इसके पश्चात आपके जो कार्नो इंजन है उसकी जो प्रोसेस है उसके विषय में बताएंगे, उसकी एफिशिएंसी किस तरह निकाली जा सकती है, कार्नोट थ्योरम क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेकंड लॉ जो हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरह की जो परिभाषाएं सेकंड लॉ की दी गई हैं उनके विषय में बात करेंगे। इसी तरह जो आपके कंबस्शन इंजन हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स, स्केल ऑफ टेम्परेचर तथा परफेक्ट गैस स्केल और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम की, कि यदि कोई निकाय एक निश्चित प्रक्रम द्वारा अवस्था ए से अवस्था बी तक पहुंचता है और बी पर पहुंचने के पश्चात यदि प्रक्रम को विपरीत क्रम में लगाया जाए तथा निकाय उन सभी मध्यवर्ती अवस्थाओं से गुजरे जिनसे कि वह प्रत्यक्ष प्रक्रम में गुजरा था, तो प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी निकाय को एक निश्चित पाथ पर चलाते हुए प्रक्रम को पूरा किया जाए और फिर उस प्रक्रम को विपरीत दिशा में आपका गठित किया जाए और जो भी आपका निकाय है उसमें कोई परिवर्तन शेष ना रहे, तो ऐसा प्रक्रम आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के लिए जो आवश्यक बातें हैं, जो आवश्यक शर्तें हैं कि ये शर्तें आपकी फॉलो करेंगे तो आपका प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, अन्यथा वह उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त यह है कि प्रक्रम बहुत धीमा होना चाहिए। बहुत तेज प्रक्रम जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं हो पाते। उसका कारण यह है कि यदि प्रक्रम बहुत तेज है, यदि प्रक्रम बहुत तेज़ी से किया जाता है तो उसमें लौटते समय जो परिवर्तन हैं वो आपके शेष रह जाते हैं, प्रक्रम पूरी तरह उत्क्रमणीय नहीं हो पाता है। सेकंड है, निकाय का ताप एवं दाब बाहर के वातावरण के ताप व दाब की तुलना में बहुत अधिक या कम नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा होने पर ही आपके उत्क्रमणीय प्रक्रम की संभावना बनती है कि निकाय का ताप और जो दाब है वो आपके बाहर के मतलब उस निकाय का जो बाहर का ताप व दाब है उससे बहुत अधिक या कम नहीं होना चाहिए, अर्थात उन दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है कि सभी तरह के क्षयकारी बल, मतलब क्षयकारी के बल ऐसे बल जो ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जिनके विरुद्ध ऊर्जा नष्ट होती है उनको क्षयकारी बल कहा जाता है। मतलब चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे आपके रिवर्स डायरेक्शन में हो, ऐसे बल हमेशा ऊर्जा का क्षय करेंगे। जैसे घर्षण बल एक क्षयकारी बल होता है कि यदि हम प्रक्रम को आगे की तरफ ले जाएं तो भी घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और प्रक्रम को आपको विपरीत दिशा में चलाएं तो भी घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह के बलों की यदि उपस्थिति है तो आपका प्रक्रम किसी भी हालत में उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं हो सकता। दूसरा प्रक्रम होता है आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इसको परिभाषित इस प्रकार किया जा सकता है कि ऐसा प्रक्रम जिसको विपरीत क्रम में लगाए जाने पर निकाय उन सभी मध्यवर्ती अवस्थाओं में
से होकर नहीं गुजरता जिनसे कि वह प्रत्यक्ष प्रक्रम में गुजरता है। अंतकर्मीय प्रक्रम कहलाता है। व्यवहार में सभी प्रक्रम अंतकर्मीय होती हैं। उत्कर्मीय प्रक्रम केवल एक आदर्श अवस्थाओं में है, आवास अवस्था है जो आदर्श अवस्थाओं में ही संभव है। अर्थात दैनिक जीवन में या हम जो भी देखते हैं, जितने भी तरह के प्रक्रम देखते हैं, ये सभी अंतकर्मीय होते हैं। उत्कर्मीय प्रक्रम केवल एक आदर्श परिभाषा है जिस तक हमें पहुंचना या जिस तक किसी भी निकाय को पहुंचना उद्देश्य होता है, लेकिन यह प्राप्त कभी नहीं होता। अब हम बात करते हैं हीट इंजन की। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। जो ऊष्मा इंजन होता है उसका मुख्य काम जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलना होता है। अर्थात हीट एनर्जी के द्वारा हम यदि मैकेनिकल काम कर सकते हैं तो ऐसी जो आपकी विधि है, विधि मत कहिएगा, ऐसी जो युक्ति है उस युक्ति को हम आपके हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन को के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला ऊष्मा स्रोत, मतलब जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त हो, क्योंकि हमें हीट को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करना है, इसलिए उसमें स्रोत की आवश्यकता होगी। दूसरा कार्यकारी द्रव्य, मतलब जिसकी सहायता से हीट एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में बदला जा सके, उसे हम कार्यकारी द्रव्य कहते हैं। और कार्यकारी द्रव्य के रूप में सामान्यतः गैस का उपयोग किया जाता है। और थर्ड है सिंक, जो यदि किसी इंजन ने ऊष्मा ग्रहण की या जो कार्यकारी पदार्थ है उसने ऊष्मा ग्रहण की, उसमें से कुछ भाग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो शेष भाग कहाँ जाएगा? तो शेष भाग को अवशोषित करने वाला जो निकाय है उसे हम सिंक कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि ऊष्मा इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है तथा उसका एक अंश यांत्रिक कार्य W में परिवर्तित कर देता है तथा शेष ऊष्मा जो Q2 है वो सिंक को दे देता है। यदि ऊष्मा का अन्य प्रक्रियाओं में क्षय नहीं हुआ हो तो ऊर्जा संरक्षण से Q1 = Q2 + W या W = Q1 - Q2 इक्वेशन 1 के द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। ऊष्मा इंजन का चित्र आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। तो अब ऊष्मा इंजन की हम दक्षता पर विचार करें कि एफिशिएंसी पर विचार करें तो उसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ईटा = W/Q1, अर्थात इंजन ने कितनी ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की और उसने कितना कार्य किया, तो इंजन के द्वारा किए गए कार्य और तथा इंजन के द्वारा अवशोषित ऊष्मा का जो अनुपात है उसको हम इंजन की दक्षता के रूप में परिभाषित करते हैं। यदि इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो ईटा = W/Q1 × 100%। समीकरण 1 से W = Q1 - Q2, अतः ईटा = Q1 - Q2/Q1 या ईटा = 1 - Q2/Q1 समीकरण 2 के द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन के लिए Q1/Q2 = T1/T2, अर्थात इसलिए ईटा = 1 - T2/T1, जहाँ T1 स्रोत का ऊष्मा स्रोत का ताप है और T2 सिंक का ताप है। या ईटा = 1 - T2/T1 × 100, इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति या उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती। अर्थात हम यदि T1 केल्विन ताप के स्रोत और T2 केल्विन ताप के सिंक के मध्य एक कार्यकारी पदार्थ का उपयोग करते हुए ऊष्मा इंजन का निर्माण करते हैं तो ऐसे इंजन की दक्षता केवल स्रोत और सिंक के ताप T1 T2 पर निर्भर करती है। वह कार्यकारी पदार्थ
की प्रकृति क्या है, अर्थात यदि हम गैस के रूप में कार्यकारी पदार्थ ले रहे हैं तो उसकी नेचर क्या है, वो कौन सी गैस है, उसकी मात्रा क्या है, इन सब बातों का प्रभाव ऊष्मा इंजन की दक्षता पर नहीं पड़ता है। तो अतः अब हम कार्नो प्रक्रम एवं कार्नो इंजन की बात करेंगे। तो कार्नो ने एक ऐसे ऊष्मा इंजन की परिकल्पना की जिसका रेखा चित्र नीचे प्रदर्शित है। कार्नो चक्र निम्नलिखित 4 प्रक्रियाओं से मिलकर पूरा होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो कार्नो ने एक चक्र पूरा किया और उस चक्र के आधार पर जो ऊष्मा इंजन बना उसे हम कार्नो ऊष्मा इंजन कहते हैं। तो जो कार्नो चक्र है उसमें निम्नलिखित 4 भाग हैं। सबसे पहला है समतापीय प्रसार, मतलब ए से बी तक आपका समतापीय प्रसार होता है, अर्थात इसमें ताप में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है रुद्धोष्म प्रसार, प्रसार तो होता है लेकिन इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तीसरा है समतापीय संकुचन, सी से डी तक का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है, वो समतापीय संकुचन है। और चौथा है रुद्धोष्म संकुचन। ये चारों प्रक्रम निम्न चित्र में आपके जो चित्र प्रदर्शित है उसमें दिखाए गए हैं। तो अब कार्नो चक्र की जो कार्यविधि है वो हम डिस्कस करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। समतापीय प्रसार AB प्राप्त करने के लिए हम आदर्श गैस से भरे हुए सिलेंडर को अनंत ऊष्माधारता के स्रोत के संपर्क में रखते हैं। अनंत ऊष्माधारता के स्रोत के संपर्क में रखने का कारण यह है कि यदि ऊष्माधारता अनंत नहीं होगी तो जब कार्यकारी पदार्थ आपका स्रोत से ऊष्मा लेगा तो उसके ताप में परिवर्तन निश्चित है, जबकि हम ऊष्मा इंजन का जो कंसेप्ट है या कार्नो इंजन का जो कंसेप्ट है उसमें ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यदि हमें कार्नो चक्र को पूरा करना है तो हमें अनंत ऊष्माधारता का स्रोत लेना पड़ेगा। परिणामतः गैसीय निकाय स्रोत से ताप T1 पर ऊष्मा ग्रहण करता है, जिसके कारण गैसीय निकाय के आयतन में वृद्धि होती है और वह अवस्था A से अवस्था B में पहुंच जाता है। B से C तक रुद्धोष्म प्रसार प्राप्त करने हेतु सिलेंडर को स्रोत से उठाकर पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। परिणामतः गैसीय निकाय को बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान एकाएक रुक जाता है। इस स्थिति में गैस के दाब को कम करते हुए उसका प्रसार किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रम में गैस का प्रसार के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा से ली जाती है, जिसके कारण गैस का ताप C तक पहुँचते पहुँचते T2 केल्विन हो जाता है। C से D तक गैस का समतापीय संकुचन करने के लिए सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर T2 केल्विन ताप के सिंक के संपर्क में रखते हैं। इसके पश्चात गैस का दाब बढ़ाते हुए उसका संकुचन करते हैं। इस प्रक्रिया में जो गैस पर किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होता है, परिणामतः गैस का ताप नियत बना रहता है। गैस का ताप किया गया उसमें परिवर्तित होता है और गैस का ताप नियत बना रहता है। D से A तक रुद्धोष्म संकुचन के लिए सिलेंडर को पुनः कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है और दाब बढ़ाते हुए गैस का संकुचन किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रम में गैस पर किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। परिणामतः गैस पुनः अपना प्रारंभिक ताप T1 प्राप्त कर लेती है। अब यदि हम कार्नो इंजन की दक्षता पर बात करते हैं तो कार्नो इंजन की दक्षता पर जो है, तो दक्षता निकालने के लिए सबसे पहले हमें कार्नो चक्र में किया गया कार्य W, तो W को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि W = WAB + WBC + WCD + WDA। समीकरण 1। A से B तक समतापीय प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य WAB = RT1 log VB/VA। समीकरण 2।
बी से सी तक रुद्धोष प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बी सी इजकल टू आर ओवर गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। इसी तरह सी से डी तक निकाय द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू सी डी इजकल टू आर टी टू लॉग वी डी ओवर वी सी। और डी से ए तक किया गया कार्य डब्ल्यू डी ए इजकल टू आर ओवर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। समीकरण उपरोक्त समीकरणों की को लिखते समय यह माना गया है कि सिलेंडर में केवल 1 ग्राम मोल गैस उपस्थित है। अतः संपूर्ण प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य W इजकल टू आर टी वन लॉग वी बी ओवर वी ए प्लस आर गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू प्लस आर टी टू लॉग वी डी ओवर वी सी प्लस आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। या W इजकल टू आर टी वन लॉग वी बी ओवर वी ए प्लस आर टी टू लॉग वी डी ओवर वी सी। यदि निकाय द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 हो तो Q1 इजकल टू डब्ल्यू ए बी या Q1 इजकल टू आर टी वन लॉग वी बी ओवर वी ए। कार्नोट चक्र की दक्षता ईटा इजकल टू डब्ल्यू ओवर Q1 या ईटा इजकल टू आर टी वन लॉग वी बी ओवर वी ए प्लस आर टी टू लॉग वी डी ओवर वी सी डिवाइडेड बाई आर टी वन लॉग वी बी ओवर वी ए। अब ईटा इजकल टू 1 प्लस टी टू लॉग वी डी ओवर वी सी डिवाइडेड बाई टी वन लॉग वी बी ओवर वी ए। अब हम रुद्धोष वक्र में बी सी के लिए टी वन वी बी गामा माइनस वन इजकल टू टी टू वी सी गामा माइनस वन, इसलिए टी वन ओवर टी टू इजकल टू वी सी ओवर वी बी रेज टू द पावर गामा माइनस वन। रुद्धोष वक्र डी ए के लिए टी टू वी डी गामा माइनस वन इजकल टू टी वन वी ए गामा माइनस वन, अतः टी वन ओवर टी टू इजकल टू वी डी ओवर वी ए रेज टू द पावर गामा माइनस वन। उपरोक्त समीकरणों की सहायता से वी सी ओवर वी बी गामा माइनस वन इजकल टू वी डी ओवर वी ए गामा माइनस वन। परिणामतः वी सी ओवर वी बी इजकल टू वी डी ओवर वी ए या वी बी ओवर यह यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसलिए वी सी ओवर वी बी इजकल टू वी डी ओवर वी ए। इस समीकरण की सहायता से और जो समीकरण आपकी ऊपर है ईटा की जो वैल्यू समीकरण 8 में दी गई है, उन दोनों की सहायता से हम ईटा इजकल टू 1 माइनस टी टू ओवर टी वन लिख सकते हैं। अतः यह समीकरण कार्नोट की दक्षता को व्यक्त करता है। अतः समीकरण उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कार्नोट की दक्षता केवल स्रोत एवं सिंक के तापों पर निर्भर करती है। कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति एवं मात्रा से दक्षता प्रभावित नहीं होती है। समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि दक्षता को बढ़ाने के लिए T2 ओवर T1 का मान कम होना चाहिए। 100% दक्षता के लिए या तो T2 शून्य केल्विन होना चाहिए या T1 को अनंत होना चाहिए। ये दोनों ही स्थितियां असंभव हैं, अर्थात सिंक का ताप T2 शून्य नहीं किया जा सकता, शून्य केल्विन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्नोट के आदर्श इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। जबकि कार्नोट इंजन एक आदर्श इंजन होता है तो व्यावहारिक इंजनों की दक्षता तो कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके PDF नोट्स में आपको भेजूंगा उसमें जो लॉग है उसको नोट्स में IN की मतलब वो LN की जगह ऐसा लगता है जैसे IN लिखा हो, तो वस्तुतः यह LN है। LN मीन्स लॉग RT1 लॉग VB ओवर VA, RT2 लॉग VD ओवर VC। तो इसको आप LN N सफिक्स में है और L स्मॉल l है, तो जो लॉग के लिए लिखा जाता है LN वो IN जो आपको IN सा दिखाई दे रहा है उसको आप LN की तरह पढ़ें या उसे अपने नोट्स में बनाते समय इसे LN से आप प्रतिस्थापित करें ताकि कोई किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें नोट्स में IN जैसा लग रहा है जो IN नहीं बल्कि वो लॉग है।
इस प्रकार आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।